सर अक्सर हम देखते हैं कि जो मैट्रिक लेवल के टॉपर्स होते हैं, एफएससी लेवल के टॉपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके जो है ना बिल्कुल ही फिनिश हो जाते हैं। और कुछ होते हैं जो मैट्रिक लेवल और एफएससी लेवल तक मेरी तरह होते हैं, ठीक है ना, बस जूते के सिर पे पढ़ लिया, वो यूनिवर्सिटी जाके शाइन कर जाते हैं। इसकी सर क्या वजह है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या गैप आता है कि 4-5 महीनों के दौरान बच्चा यहाँ से यहाँ चला जाता है और यहाँ से यहाँ चला जाता है? सर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना, हमारे जो पेरेंट्स और इवन टीचर्स भी, वो बच्चों का माइंड सेट ही एक बनाते हैं, मेडिकल ना किया तो मर जाओगे। पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे होते हैं, मेडिकल ना किया मर जाओगे। ऐसे तैसे करता करता ना बच्चा सर जी मेडिकल की फील्ड जो है ना रख लेता है। नंबर भी स्कोर कर गया बच्चा, एग्जैक्टली कर गया, उसके 1000+ नंबर है मैट्रिक में, 1000+ नंबर है उसके एफएससी में, नंबर स्कोर कर गया। लेकिन बात आई थी फिर इंट्री टेस्ट पे, इंट्री टेस्ट नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया 2 साल 3 साल ट्राई किया, नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है, एमडी कैट। उसके बाद फिर देखता है किसी और फील्ड की तरफ जाने को। सुल्तान रही मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बड़े अच्छे वो हमारे लेजेंड हैं, एक्टर थे और बड़े उनके पास रिकॉर्ड हैं। तो हमारे इधर दोस्त थे, बड़े भाई हैं हमारे, तो उन्होंने ना सारे मोहल्ले वाले घर में ना एक एक घर गए, कहने लगे जी सुल्तान रही साहब फौत हो गए हैं, तो उनके साले सवाब के लिए करना है, चंदा दे। अब सारे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा किया गया। अच्छा। चंदा इकट्ठा करने के बाद रात को जाके VCR लेके आए और साले सवाब के लिए सारी रात सुल्तान रही की फिल्में देखते रहे बैठे। कहने लगे जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? चलें जी, बड़ा अच्छा किया आज आप तशरीफ़ लाए, मेरी खुशी हो रही है। मोहब्बत है। मैं अपने बेटे को बता रहा था कि जी आज मेरा स्टूडेंट आ रहा है और जनाब ये व्लॉगिंग भी कर रहा है और पता नहीं क्या कुछ कर रहा है माशाल्लाह। तो आपके अंदर खैर वो क्वालिटी तो पहले ही थी, ये कोई नई बात नहीं है। वो जब आप 9th में थे हमारे पास, तभी मुझे लग रहा था कि इसकी परवाज़ इस शाहकार की ऊंची होगी। और सुनाएं क्या चल रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का। जब मैं आपके पास था ना, मैंने तब भी ये काम स्टार्ट किया था, लेकिन ये तब मैं फेस छुपा के अंडरग्राउंड कर रहा था। उस वक्त रोस्टिंग का दौर खत्म हो रहा था, रोस्टिंग जो थी तब मैं वो करता होता था। खैर रोस्टिंग से मैंने रोस्टिंग क्या है? मतलब लोगों के लिए तो ये एक अजीब सा लफ्ज है। ये किसी भी चीज को ना ट्रोल करना कह सकते हैं, यानी अब डिपेंड करता है। रोस्टिंग 2 टाइप्स की होती है। एक होता है पॉजिटिव चीजों को ट्रोल कर रहे हो सिर्फ व्यूज लेने के लिए। एक चीज होता है कोई नेगेटिव चीज है, आप उसे ट्रोल कर रहे हो ताकि मुआशरे में थोड़ी सी अच्छाई आए और आपको व्यूज भी मिले, आपको व्यूवरशिप भी मिले। जाहिर बात है अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कंटेंट बना रहे हैं, तो लालच होता है इसके अंदर थोड़ा बहुत कि हमें व्यूज मिले। बेशक कोई भी शख्स है ना, जितने मर्जी उसके सब्सक्राइबर हैं, जितने मर्जी फॉलोअर हैं, लालच एक चीज आता है, एक फैक्टर आता है कि मैं ये बना रहा हूँ कंटेंट, ये कंटेंट बनाऊंगा मुझे कम व्यूज मिलेंगे, ये कंटेंट बनाऊंगा मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। तो इसी चक्कर में मैंने भी शुरू किया था रोस्टिंग का। उस वक्त ना दौर खत्म हो रहा था, लेकिन काफी अरूज पे थी, अरूज से जवाल पे आ रहा था। हर चीज का अरूज जवाल आया, गेम्स का आया, हर चीज का आया। खैर रोस्टिंग स्टार्ट की थी मैंने, तो वो मुझे सब्सक्राइबर्स काफी थे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि वो बंदा मैं हूँ जो पीछे रोस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फेस दिखाया नहीं था अपना तब तक। लेकिन हुआ ये कि मैंने एक वीडियो, स्नैक वीडियो, तब नया नया ऐप आया था, अब तो उसका दौर ही खत्म है। पहले टिकटॉक थी, फिर स्नैक वीडियो है, उन्होंने पैसे वगैरह देने शुरू किए, इस टाइप की चीजें हुई। तो स्नैक वीडियो का बड़ा अरूज था उन दिनों में। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैं रहीम यार खान में था, कभी किसी यूट्यूबर से मिला भी नहीं था। तो मैंने ना उन पे रोस्ट कर दिया। अब गलती ये की कि उनकी जो वीडियो थी ना, वो मैंने पूरी उठाई है, अपलोड किया, उसके बाद उस वीडियो पे बात की है कि ये इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। अब जाहिर बात है जिनको मैंने ट्रोल किया था उन्होंने तो मुझे उठाना था। मुझे 3 स्ट्राइकें आई हैं। अच्छा। हफ्ते के अंदर तो मुझे पता भी नहीं लगा मेरे साथ क्या हो गया और मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। खैर उसके बाद मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था। फर्स्ट ईयर की बात है ये, फर्स्ट ईयर मतलब 9th में मैंने स्टार्ट की, 10th फर्स्ट ईयर तक। फिर मैं काफी डिमोटिवेट हो गया, मैंने कहा नहीं, मैंने यूट्यूब करना ही नहीं है। बट फिर मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट पेपर्स के बाद मैंने दोबारा सोचा कि फिर से व्लॉगिंग का, क्योंकि कोरोना आया था, कोरोना के बाद व्लॉगिंग का आ गया। जैसे पहले रोस्टिंग का दौर था, फिर व्लॉगिंग का दौर आ गया, फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। खैर व्लॉगिंग में मुझे बड़ी मोहब्बत मिली, लेकिन अब मैं जो चीज़ नोट कर रहा हूँ ना, व्लॉगिंग भी आहिस्ते आहिस्ते डाउन होती जा रही है। अब दौर आ रहा है पॉडकास्ट का, तो इसीलिए अब मैंने भी आजकल अपना जो कंटेंट है थोड़ा सा व्लॉगिंग से शिफ्ट कर रहा है, इंटरव्यू टाइप, मतलब जहाँ पर मुझे मौका मिलता है लोगों से बातचीत, लोगों के नज़रिए। जैसे 14 अगस्त गुजरी है, 14 अगस्त के बारे में लोग क्या सोचते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ चीज़ें। अब मैं भी इस तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये व्लॉगिंग जो चल रही थी ना, तो कोरोना और व्लॉग जो मैं समझता हूँ ये दोनों बहन भाई हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना जब आया है ना, उसके बाद ही लोगों ने व्लॉग की तरफ, तो इसलिए वो जो एक बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अच्छा, इस शेर की मुझे नहीं समझ आती थी। अच्छा, जब APS का वाकया होता है 2016 में, ठीक, हाँ जी, और उसके बाद कोरोना, बज़ाहिर दोनों ऐसे थे जैसे बहुत बड़ा लॉस हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी सिस्टम की, तो जितना सिक्योरिटी सिस्टम APS के इंसिडेंट के बाद एजेंसीज ने, फोर्सेस ने, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस किया, वो जो बड़े बड़े अदारे जिनकी बाउंड्री वॉल्स भी नहीं थी, कैमरे भी नहीं थे, तो मैं अक्सर सोचता होता था कि स्कूलों में कैमरे होने चाहिए, बल्कि मेरा बात चले तो क्लासरूम के अंदर भी एक कैमरा होना चाहिए, पता चले कि टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, और अगर अच्छा कुछ पढ़ा रहा है तो उसको दुनिया को दिखाया जाए। Exactly. तो आपने जब उस दिन बताया तो उससे चंद दिन पहले मैंने भी शुरू किया हुआ है। अच्छा अच्छा। अब मेरा इसके बिहाइंड नज़रिया पता क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी दीन की तबलीग भी आ जाए, अखलाकी बुराइयां जो हैं उनको भी इसमें कवर किया जाए, लेकिन किया जाए ज़रा डिफरेंट अंदाज से, क्योंकि हमारी कौम, वो अक्सर एक मेरे दोस्त हैं वो कहते होते हैं जी ये कौम समझी समझाई है। Exactly. जब उनको ये पता चल जाता है ना कि ये बंदा हमें कुछ समझाने जा रहा है, हाँ। तो उस वक्त तो बिल्कुल ही वो काम छोड़ देती है। सर आप यकीन करें, और अब मैंने सोचा कि इसको ना फनी अंदाज में लेकर आया के जाया जाए कि लोगों को पता भी चले और उनको आइडिया भी होता जाए। जैसे वो मेरे टीचर हैं तो वो अक्सर कहते हैं जी पता नहीं साजी तुसी कितना कहते बच्चे ने पढ़ाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा यार ये किहड़ी गल है कि तुहानू समझ नहीं आता पढ़ाना की हैगा। वो मैं कहा एक सरदार जी सीगे, वो दो मुंडे सीगे, वो बड़े दुनिया उनको पढ़ाने के लिए बड़े बड़े टीचर उस्ताद बुलांदा सीगा, लेकिन वो बच्चे नहीं सी पढ़ते। मैं कहा एक मेरे वर्गा टीचर, उन्हें कहा सरदार जी जे कहो तो मैं तुहाडे न्याणे पढ़ा देवां। उन्हें कहा जी होर मैनू की चाहिए तुसीं पढ़ा दिओ। मैं जो वहाँ पर गया तो पहला जो दिन था मैंने देखा कि बच्चे जो हैं बैठे इंतज़ार में और वो शरारती हैं। मैं साथ में बैग ले गया, बैग में गेंदें थी। जैसे मैं एंटर हुआ मैंने बॉल्स गिरा दी। वो दोनों भाई, मैंने कहा यार पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छोटे ने उठाई। मैंने कहा यार तूने कितनी उठाई है? कहता 3। बड़े हो? मैंने कहा तूने कितनी उठाई? कहता 4। मैंने कहा कितनी हो गई? छोटा कहता जी 7। तो छोटा बड़े को कहना कहा भाजी पढ़ाउण डे आई हो। अब बड़ा उसको कहता नहीं खिडौण भी तो डे ना नाल। तो मैंने अपने टीचर को कहा, मैं कहा यार ये जो बच्चा आपके सामने बैठा है ना, आप खाना आपका फेवरेट, आपका क्या है वो? आप खाना बिरयानी, चिकन कढ़ाई, बिरयानी कितने दिन खा सकते हो लगातार? 2 दिन, 1 दिन भी नहीं खा सकते, 3 टाइम नहीं खा सकते। तो मैंने कहा उस बच्चे का क्या कसूर है? टीचर साहब आप रोज सूट बदल के जाते हैं, आप रोज जूता बदल के जाते हैं, ठीक है, आप घड़ी बदल के जाते हैं, मोबाइल के नए मॉडल के पीछे पड़े रहते हैं, उस बच्चे का क्या कसूर है कि उसको आप रोज एक ही स्टाइल से जाके बैठते हैं, किताब खोलो, बच्चों फलां पेज निकालो? क्या उसका दिल नहीं करता कि वो डिफरेंट डिशेस खाए, वो डिफरेंट जो है वो ड्रेसेस पहने, डिफरेंट मॉडल्स जो स्टडी के हैं, टीचिंग के, लर्निंग के, उस पे जाए? तो मैंने ये जो स्टार्ट किया अपना चैनल, ठीक है, BTM के नाम से, बियॉन्ड द माइक। इसमें मेरा थीम इसमें ये होगा कि जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, स्टडी के बारे में, इखलाकी बुराइयां छोटी छोटी जो जन्म ले रही हैं उनको एक मीठे और फनी अंदाज में कैसे कवर कर लें, कवर करना ही और हर चीज़ में पॉजिटिविटी पैदा करना मेरा इसकी बिहाइंड थीम है। तो मैं तुम्हें भी ये कहूँगा, व्लॉगिंग माशाल्लाह तुम तो बहुत एडवांस जा रहे हो, तो इन चीज़ों को, किसी को नेगेटिविटी किसी को शो करें, जैसे आपने अभी कहा बहुत अच्छी बात की, उसको इस एंगल में ले जाएं कि लोगों को वो नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी नज़र आ जाए, ठीक है ना? तो मैंने तो इसलिए शुरू किया हुआ है। तो आप हमें को दें मशवरा कैसे इसको अपग्रेड कर सकते हैं और क्या हो रहा है? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जैसे हमने पहले भी दौर की बात की, कोरोना में ना 3 चीज़ों को बहुत अरूज मिला था। एक ब्लॉगिंग, एक जूम, ठीक है, और तीसरी थी PUBG। अब बेड़ा गर्क भी इन 3 चीज़ों ने किया था अवाम का। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको ब्लॉगिंग से। मास अफजल, ये कोरोना के दिनों जो रमजान शरीफ था, मैंने पहले रोजे ना उस बंदे की पहली वीडियो देखी। उससे पहले वो टिकटॉकर था, ठीक है ना, मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन वो टिकटॉकर था। उस बंदे के तकरीबन कोई 100 के सब्सक्राइबर्स थे, 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और सर मुझे याद है ईद मुबारक की जब उसकी वीडियो आई थी ना, ईद मुबारक की वीडियो, उसके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। यानी उस शख्स की जिंदगी बदल दी। मे भी कोरोना ने बदल दिया, व्लॉगिंग ने बदल दी, जो भी चीज़ थी, हालांकि है था पेंडेमिक, कहना नहीं चाहिए बात। तो इसी तरीके से कुछ बच्चों ने PUBG स्टार्ट की, ठीक है, PUBG जिसने स्टार्ट की, अब बहुत से हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें,
और ये पबजी एक छोटी मोटी अब गेम नहीं रही, मैं कह रहा हूँ एक जिस तरह क्रिकेट एक स्पोर्ट बन गया है, इस तरीके से पबजी एक स्पोर्ट बन गया। हम नहीं मानते, हम आज भी उसे बैन करने पे तुले हुए हैं, लेकिन दुनिया मानती है, उसके बाकायदा इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन सर मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अक्सर आप टीचर हैं, आपसे मैंने ये बात डिस्कस करनी थी, मैं घर पे भी सोच रहा था यहाँ पर आने से पहले ये चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी। सर अक्सर हम देखते हैं कि जो मैट्रिक लेवल के टॉपर्स होते हैं, एफएससी लेवल के टॉपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके जो है ना बिल्कुल ही फिनिश हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो मैट्रिक लेवल और एफएससी लेवल तक मेरी तरह होते हैं, ठीक है ना, बस जूते के सिर पे पढ़ लिया, वो यूनिवर्सिटी जाके शाइन कर जाते हैं। इसकी सर क्या वजह है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या गैप आता है कि 4-5 महीनों के दौरान बच्चा यहाँ से यहाँ चला जाता है और यहाँ से यहाँ चला जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा ये, और अक्सर लोगों को इसकी समझ नहीं आती। इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें ऐसे देता हूँ कि ये जो बाहर वो कागज़ चुन रहे होते हैं बच्चे, या चाय के होटल पे छोटा सा एक बच्चा काम कर रहा है, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास है, ठीक है, या मांगने वाला, कभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक तो करो अपने किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ। क्या फर्क होगा भला? कमाल कॉन्फिडेंस होता है उस बंदे, उसमें क्यों आ जाता है कॉन्फिडेंस, मुझे बताओ, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। उसने सोसाइटी को देखा है, उसने लोगों से, हाँ, दिन में 100 बंदों से मिलता है। जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, जिनको आप अभी कह रहे हैं कि जी वो 9-10 में बड़े शाइन करते हैं, और आगे जाके प्रॉब्लम ये होता है कि यूनिवर्सिटी जाके खाली पढ़ाई नहीं मांगती, वहां कुछ और भी चाहिए होता है। अब जो बच्चे, मैं अक्सर कहता हूं, जो बच्चे पढ़ने वाले, जिसको हम कहते हैं पढ़ाकू कीड़े, वो नंबर तो ले लेते हैं, वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरी अपनी, अब लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप कर सकते हो। जो मीडियोकर होते हैं, ठीक है, अब जो मीडियोकर होता है वो क्या करता है, उसको डांट पड़ी पड़ेगा, एक दिन उसको पिटाई होगी, उसने पढ़ना है, वरना उसने बंक मार जाना है। क्लास छोड़ी, स्कूल छोड़ा, बहाना किया, बाहर निकल गया, अब्बू की डांट खाई, दादू की खाई, बाहर से खाई, टीचर की खाई, और वापस आ, यार हाथ सेट, मसला ही कोई नहीं, डांट ही पड़नी है ना। यार मैंने जो देखा ना, तूने देखा ही नहीं। अब वहां बैठा सोच रहा यार ये पता नहीं क्या क्या कर, उसने बाहर की दुनिया देख ली, वो पुलिस से मिल आया, वो पब्लिक से मिल आया, वो दुकानदार से मिल आया, रिक्शे वाले से, बस वाले से, मैनेजर से। और जो पढ़ाकू बच्चा है वो किताब, और उसकी अम्मा उसको दूध ला रही है, उसकी खिदमत हो रही है, कोई काम मेरा बेटा नहीं करेगा, मेरा बेटे ने ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन वो जो डीलर है ना, घूम फिर रहा है, उसने दुनिया देख ली। जब वही यूनिवर्सिटी में पहुंचता है ना, उसके पास वो सारी चीजें रिक्वायर्ड जो होती हैं यूनिवर्सिटी को, उसके पास ऑलरेडी उसकी पॉकेट में होती हैं। कॉन्फिडेंस, बोलना, चालना, उठना, बैठना। देखिए ना, स्कूल में एक कमरा, एक ही टीचर, आप गए कमरे में, बस्ता उठाया, वापस घर। यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं होगा। एक कहीं लेक्चर, इतनी बड़ी 1000 स्टूडेंट्स, बड़ा, उसमें हल्ला गुल्ला, लड़ाई मार कुटाई, अच्छी बातें, कॉन्सर्ट, सारा कुछ होता है। तो वहां फिर वो बच्चा अप्रोच कर जाता है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी बच्चों की होती है जिनको हम निकम्मे गिनते हैं। वो रिड़ते खुड़ते पास हो जाते हैं, और बाज नहीं भी पास होते, लेकिन कभी आप जिंदगी में उनको आजमा के तो देखें, वो आपसे कामयाब होंगे। एग्जैक्टली। उसकी रीजन क्या है सर? उनकी लॉयल्टी है, उनका टीचर्स के लिए अदब है। टीचर के लिए अदब। देखें, टीचर को 2 तरह का स्टूडेंट याद रहता है, हमेशा याद रखो। बिल्कुल। कौन से वाला? एक बहुत ज्यादा पढ़ता हो, और एक बहुत ज्यादा निकम्मा हो। क्यों? उस बेचारे के साथ दोनों का वास्ता पड़ना है। सुबह जाते ही शाइनिंग ने हाथ खड़ा करना है, सर जी होमवर्क रेडी। हाँ जी। बल्कि ऐसे नहीं होता, वो जो बैठे थे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होता, वो कहेंगे ओए वहाब, ओए नहीं, वहाब ने इधर उधर, सर जी सर होमवर्क नहीं चेक करना। वो कहेगा यार की करने आया वहां, नहीं सर जी होमवर्क। अब होमवर्क की बारी आएगी। अब मीडियोकर ने भी किया होगा, वहाब ने भी किया, वहाब को गुड मिल गया, मीडियोकर की कॉपी चेक हुई। अब वो जो हाथ से हाथ बांध खड़े होंगे, अब उनको एंजॉयमेंट उनकी क्या होती है? उनको 2 स्टिक लग गई, शाउट कर दिया, खड़े कर दिया, हैंड्स अप कर दिया, कुछ नहीं उनको फर्क। उसको फर्क कहाँ पड़ेगा? वो उसके साथ वाले को अगर मारनी पड़ेगी ना, उसको बड़ा दुख होता है। अब उसने 2 डंडे खा के चल तेरी बारी बच्ची हो। अब उसको जब मजा आता है ना, उसको जब मार पड़ रही है तो उसको मजा आ रहा होता है। एग्जैक्टली। वो उन्होंने जिंदगी मीडियोकर से भी ज्यादा एंजॉय कर ली होती है। लेकिन वो सिर्फ तालीमी मैदान में काम होते हैं, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग एडवांस होती है। वो बिजनेसमैन ज्यादा बनते हैं, उनमें से सियासतदान बनते हैं। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो साइंटिस्ट की तरफ चला जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो करेगा बेचारा जॉब में।
और जॉब उनके बॉस का भी आप चेक करके देख लें, वो पढ़े लिखे नहीं होते। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मीडिया पे इसने जाना है, तो मैं आपको नाम लूंगी, ये देखो इन बंदों को, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उन लोगों ने आगे गोल्ड मेडल्स रखे हुए हैं और खुद वो बंदा कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया। इसलिए सर जितने भी बड़े बड़े देखें, उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है कि उसने दुनिया पहले दिन से देखनी शुरू कर दी, उसको पता बाहर क्या होता है। आपने कहा झूठ बोलना गुनाह है, ऐसे ही ना, झूठ नहीं बोलना। अब जब बाहर निकले पता चला कि भाई दुनिया तो ऐसे चल रही है, झूठ पे चल रही है। आपने कहा गाली नहीं निकालनी, अम्मी कहती जुबान जल जाती है। छोटे ऐसे होता है ना, ऐसे है। हाँ जी, जुबान काट लेते हैं, जुबान में कीड़े पड़ जाएंगे, गाली निकाली। अब जब बाहर निकले तो पंजाबी बगैर गाल तो मजा ही नहीं आता। एग्जैक्टली यानी अब घर पहुंचते हैं वो तेरी फिर रुक जाता है बंदा, नहीं यार ये गाली नहीं निकालनी। तो ये पब्लिक डीलिंग उन बच्चों की होती है जो उधर भी इंजॉय कर रहे हैं, वो जिंदगी को यहाँ भी इंजॉय करते हैं। लेकिन कौन नहीं करता इंजॉय? जो पढ़ने वाला होता है। ये मैं नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूं पढ़ो, खेलो, घूमो फिरो, सारे काम करो, जिंदगी दोबारा थोड़ी आनी है। बच्चों को हम कह देते हैं वो यार बड़े होकर खेल लो। अब मुझे याद है कि हम जब होते थे ना क्रिकेट, चिड़ियाँ खेला करते थे। चिड़ियाँ आपने देखी हुई है कभी? हाँ, बंटे जिसको बोलते हैं। खेले नहीं है लेकिन देखे। हाँ, हमने खेले हैं। हाँ। मेरे बड़े भाई होते तो इतने वो सख्त होते थे, टीचर भी थे, तो एक दिन में इतनी सारी वो जीत के आया। पहली दफा जिंदगी मैंने ना विन किया। तो अब घर आया तो आगे भाईजान से मार अलग पड़ी, गटर का ढकना खोला, सॉरी उसमें मैं ना 3 दिन सोग में बैठा रहा, यार पहली दफा इतनी जीत के लाया हूँ। हाँ। अच्छा, उस वक्त हमारी जो गेमें होती थी, वो जो हम खेलते थे, वो आज के बच्चों को पता ही नहीं है। उसमें लर्निंग थी। कोई भी आप गेम ले लें, कभी आप उसकी लिस्ट तो बना के देखो, उसमें कितनी स्किल्स एक बंदा सीखता है। एग्जैक्टली। स्कूल में स्किल्स कम होती जा रही हैं। स्कूल में अब क्या रह गई है? तालीम, तरबियत खत्म हो गया। वो एक रसाला आता था, तालीम और तरबियत, आपके दौर से पहले की बातें हैं, हम बड़े शौक से पढ़ते थे। अब तरबियत खत्म हो गई है, जस्ट तालीम रह गई। अब तालीम रह गई। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, तालीम भी नहीं रही। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, सबसे बड़ा फ्लॉप है, जो चीज़ मैं फील करता हूँ। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कंप्यूटर साइंस की पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है कंप्यूटर साइंस के हवाले से। अब उसके अंदर सीन ये है कि ज़्यादातर बच्चे आते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, और वहाँ के बच्चे बहुत हायर तक जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बच्चे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी जो पास आउट हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ सेमिनार वगैरह होते हैं, बच्चे आते हैं, बताते हैं हम आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ के गए हैं, हम वहाँ पर हैं। अब सर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना, हमारे जो पेरेंट्स और इवन टीचर्स भी, वो बच्चों का माइंडसेट ही एक तरह बनाते हैं, मेडिकल ना किया तो मर जाओगे। पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे होते हैं, मेडिकल ना किया मर जाओगे। ऐसे तैसे करता करता ना बच्चा सर जी मेडिकल की फील्ड जो है ना रख लेता है। नंबर भी स्कोर कर गया बच्चा, एग्जैक्टली कर गया, उसके 1000+ नंबर है मैट्रिक में, 1000+ नंबर है उसके एफएससी में, नंबर स्कोर कर गया। लेकिन बात आई थी एंट्री टेस्ट पे, एंट्री टेस्ट नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया, 2 साल 3 साल ट्राई किया, नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है, एमडी कैट। उसके बाद फिर देखता है किसी और फील्ड की तरफ जाने को। जब फिर किसी से पूछता है ना, यार आजकल कंप्यूटर साइंस की बड़ी वैल्यू है, उधर निकल जाओ, आ गया कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, हो गया। अब मसला पता है क्या है सर, उसकी शुरू से जो एक आदत बनी है ना, वो है रट्टा मारने की। उसने कॉन्सेप्ट नहीं लिए, वो जस्ट सच चीज़ों को याद कर रहा है। आप यकीन करें, हमारी क्लास में ना 50 बच्चे हैं, उनमें से 30 to 35 जो है ना मेडिकल बैकग्राउंड से, और जो हमसे नेक्स्ट बैच आया है ना, उसके टोटल बैच के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 200 बच्चा है, और उसके अंदर जो 150 बच्चा है ना, वो मेडिकल बैकग्राउंड का है। ये मेडिकल को छोड़ रहे हैं, मेडिकल को छोड़ के हैं। अब आप देखें, उन्हें कंप्यूटर साइंस की लिख बे नहीं आती। अब इसका नुकसान उन्हें नहीं है, इसका नुकसान है हमें। अब हमें कैसे नुकसान है? अब हमारी आदत, हमारी जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा होगा ना, हमेशा जो उसका शुरू से प्लान होगा, मैंने आईसीएस रखी थी मैट्रिक के बाद, बिकॉज मेरा शुरू से मैंने एक जिंदगी प्लान की हुई थी कि मैंने इस रास्ते पे चलना है, कंप्यूटर साइंस के रास्ते पे जाना है। मेरा शुरू से एक प्लान था, इंटरेस्ट था, कंप्यूटर क्रेज था, मैंने शुरू से सोचा तो मैंने इस लाइन पे निकलना है, ठीक है। हालांकि मैट्रिक मेरी बायो में है, तब मैं भी टीचर्स के झांसे में आया हुआ था, लेकिन फिर मैंने, शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं जल्दी अपने आप को संभाल लिया कि नहीं भाई, मैंने जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस तरफ निकलो। मैं इस तरफ निकल आया था पहले टाइम से, शुक्र है। अब ये मैंने सी लैंग्वेज पहले से पढ़ी हुई थी, मुझे कंप्यूटर की हाउ नाउ थी थोड़ी बहुत, और कुछ इंटरेस्ट भी इंसान का होता है, सबसे पहली बात। तो सर जो चीज़ मैं देखता हूँ ना, कि जो होते हैं मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे, 1 नंबर के थिटे, टीचर के उठाओ,
अब उन्हें ये होता है कि रट्टे मार ले ये वो। सिर्फ यकीन करें हमारी क्लास में ये बच्चे हैं, इतना इतना प्रोग्राम है, सारा रटा हुआ है, यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा, यहाँ पर इंट आएगा, यहाँ पर ये आएगा। उन्हें पूछा ना ये इंट यहाँ पर क्यों आया है, उन्हें ये नहीं पता क्यों आया, लेकिन पता है आना है, पता है आना है, क्यों आया ये नहीं पता। उन्हें पता प्रोग्राम समझाता, प्रोग्राम समझाना नहीं आता, सारा याद किया हुआ है। अब मैं जो है ना प्रोग्राम, जब तक मेरे पास स्टेटमेंट नहीं होगी ना, मैं नहीं लिख सकता। क्यों? मैंने कॉन्सेप्चुअल बेस किया हुआ, मुझे कॉन्सेप्ट है कि जब ये लाइन है इसका ये मतलब है, मैंने ये लिखना है, आगे ये लाइन है। उन्हें आप बोले वो फलाना प्रोग्राम है 12.8 लिख के दिखा दो, सर बगैर क्वेश्चन के लिख के दिखा देंगे। ऐसा ऐसा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। अब नुकसान पता क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो है सिर्फ रट्टे पे। यूनिवर्सिटी में जाके ये चीज़ कम हो जाती है, जो आपके पास लैब्स आ जाती हैं, फिर इंसान की जो असलियत है ना खुलना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी वो करके ना आराम से 4 में से 3 GPA आराम से स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, अब एक बंदा जो कॉन्सेप्ट पे करके मेहनत करके 3.2 3.1 ले रहा है, एक बच्चा जो रट्टे मार के 3 ले रहा है, उसके बैकग्राउंड पे नंबर ज्यादा है। मैं आपके पास आया हूँ जॉब के लिए, साथ में फाइक आया, हम दोनों जॉब के लिए आए। मैं बंदा हूँ कॉन्सेप्चुअल, मेरा 3.1 है, ठीक है, मेरा 3.1 है। मैट्रिक में मेरा 800 है, FSC में मैंने मार के 900 ले लिया। फाइक आया है, इसका मैट्रिक में भी 1000 से ऊपर है, FSC में भी 1000 से ऊपर है। GPA चलो मेरे से एक आधा कम है, 3.13, चलो मेरे से ज्यादा भी हो गया, 3.3 है। आप हमेशा उस बंदे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या? इसका नुकसान हो रहा है आपकी कंपनी को, आप एम्प्लॉय दे रहे हैं, उस बंदे को कॉन्सेप्ट नाम की चीज ही नहीं है, उसे पता नहीं ये चीज है तो क्यों है, वो क्या इनहेंस करेगा उस चीज के बारे में, आपको क्या ऊपर चलाएगा। तो एक जो बंदा था पर्सन जिसका इंटरेस्ट था इस चीज में, जिसने अपना पहले से सोच लिया था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, वो बंदा रह गया। वो बंदा ज्यादा डिजर्विंग था इस जॉब के लिए, वो बंदा रह गया। फिर क्या होता है, बाहर चले जाते हैं। जब पाकिस्तान में नहीं नजर आई, तो पाकिस्तान में वैसे जॉब्स की कमी है काफी ज्यादा, तो जब वो मार्क्स वाले जॉब्स ले जाते हैं तो फिर जो डिजर्विंग पर्सन होता है बाहर निकल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ये जो आपकी बात है ना कि बाहर निकल जाते हैं, हाँ जी, इसको आजकल हमारे बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। वो उसके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेनिंग, राइट? एग्जैक्टली। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। सर ब्रेन ड्रेनिंग नहीं हो रही, नहीं सुन लें, हाँ जी, ये टर्म ये यूज हो रही है exactly हो रही है। आप कह रहे हैं जॉब नहीं मिलती इसलिए चला जाता है, आप कहते हैं जी यहाँ पे वो पैकेज नहीं मिलता इसलिए चला जाता है। डेफिनेट, तो वो पैकेज ज्यादा देते हैं, वो जॉब ज्यादा करते हैं, तो ड्रेन ही कर रहे हैं ना एक्चुअल तो आपकी तरफ से। लेकिन मैं इसे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि मुझे बताएं कि हर साल कॉमसर्ट से कितने इंजीनियर बन के निकल रहे हैं? 100। हर मेडिकल कॉलेज से कितने डॉक्टर निकल रहे हैं? अब मेरी बात गौर से निकल रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा उसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, कितने लोग निकल रहे हैं। अब उनको जॉब अगर नहीं मिलती तो ज्यादा है। अब उनमें से अगर चंद चले भी गए बाहर, यानी अगर 1 लाख बंदा क्वालिफाइड होकर निकला, उसमें से अगर 5000 चला भी गया बाहर, तो मैं ये समझता हूं कि वो फायदा पाकिस्तान का है। क्यों? आपको कितनी खुशी होती है जब आप बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं अच्छा यार ये तो रेस्टोरेंट पाकिस्तानी है यार, आपके पास ही हमने खाना खाना है। अच्छा वहां पहुंचते पता चलता है डॉक्टर जो जी सबसे बड़ा जी व्हाइट हाउस का जो जी चीफ डॉक्टर है वो पाकिस्तानी है जी। आपको क्या खुशी फील होती है? वो आपको वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके लिए ज़रे मुबादला लेकर आ रहा है, आपका नाम वहां पे रोशन कर रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है। अब देखें अपर पंजाब की साइड पे चले जाए, वहां एक बंदा बाहर जाता है वो पूरे खानदान को वापस वहां ले जाता है, तो क्या उनकी जड़ें यहां से खत्म हो जाती हैं? नहीं। क्या उनकी पाकिस्तानियत खत्म हो जाती है? नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं अक्सर मुझे मौका नहीं मिल रहा था कहीं इस बात को करूं, ये क्लियर कट है कि मैं इसे डिसएग्री करता हूं, ये आपके फायदे में हो रहा है। हाँ, नंबर ऑफ जो है जाने वालों को बहुत इंक्रीज कर जाए तो दैट विल बी अलार्मिंग सिचुएशन, हो रही है सिचुएशन। हाँ, लेकिन अभी नहीं वहां तक हम पहुंचे, क्योंकि देखें जैसे आप फर्स्ट में कह रहे थे ना नेगेटिव, और ये ग्लास, ये हमारा चाय का कप, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर हाफ आपने पी ली है, हाफ खा ली है, तो हाफ अभी तो इसमें पड़ी है ना, एग्जैक्टली खत्म तो नहीं हुई ना। तो इसलिए हमें देखने का अपना जो नजरिया है उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए। मैं पता क्यों अभी से इस बात पे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि फिलहाल हम अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंचे नहीं है, लेकिन सर जो मैं हालात देख रहा हूँ ना एज अ यूथ पर्सन, क्योंकि मेरा शुमार यूथ में होता है, जब मैं अपने साथियों से पूछता हूँ ना, हर बंदे का यही मोटो यार बाहर निकल रहे, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, बाहर निकले यहाँ पर कुछ नहीं रखा। तो सर ये बहुत जल्द अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। जब सर हमें थोड़ा सा फ्लू होता है ना, हम तभी अगर प्रिकॉशंस कर लेना तो हमें बुखार नहीं होता। नहीं, मैं फिर डिसएग्री तुमसे करूंगा।
ये चीज कहाँ से क्रिएट होती है? सोशल मीडिया से। एग्जैक्टली। अब्दुल वहाब ने बोला अलार्मिंग सिचुएशन, अब आपको सब्सक्राइबर कितने हैं? आपके ढेर सारे हैं, हाँ। वहां तक आपके मैसेज चला गया। अब मैंने इससे डिसएग्री किया। उनमें से आधे जरूर सोचेंगे कि भी शायद साहब सही कह रहे हैं कि अब्दुल वहाब सही कह रहा है। हर बंदे का अपना, यानी हर जो यूट्यूबर है, व्लॉगर है, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा, वो इसको कह रहा है अलार्मिंग, पाकिस्तान डूब गया। ओ भाई कहीं नहीं डूबता ये पाकिस्तान। एक चीज याद रखो अब्दुल वहाब, ये जिस दिन बना था ना पाकिस्तान, उस दिन जो हालत थी तुम तो सोच भी नहीं सकते। कभी नेक्स्ट टाइम हम बैठेंगे, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ, पिछले दिनों भी मैं एक जगह वो 14 अगस्त पे तकरीर कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि मेरे जानने वाले अंकल हैं, अभी भी हयात हैं वो माशाल्लाह। उस वक्त वो 10 या 11 साल के थे पाकिस्तान जब बना। अच्छा। तो बना वो हालात और आज के हालात देख लो। वो कहते हैं कि हम अपने गांव वालों के साथ 100-200 का काफिला, इसमें खवातीन भी, बच्चे भी और नौजवान बूढ़े, हम लोग पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। रात का टाइम था। उस वक्त जो सिख हिंदू इनके जत्थे घूम रहे थे लूटने के लिए, कत्लेआम के लिए, लूटने के लिए। तो कहते हैं कि वो हमें ना दूर से आवाज आई, सत श्री अकाल। तो मेरे अब्बू ने अम्मी से कहा और सारे काफिले को रोका। उन्होंने कहा जी लगता है कि सिखों का जत्था आ रहा है। रात का टाइम था। उन्होंने कहा आप ऐसे करें, खवातीन से कहा कि आप अपने बच्चों को लें और वो सामने दरिया के किनारे पे खड़े हो जाए जाके, हम लड़ने जा रहे हैं। अब अगर वहां से आवाज वापसी पे आए सत श्री अकाल, तो समझ लेना कि हम शहीद हो गए और तुम बच्चों को लेकर दरिया में कूद जाना। इन दरिंदों के हवाले खुद को नहीं करना। वो कहते मेरे अब्बू चले गए। अब इमेजिन करें जो बंदा सुना रहा है उसकी आंखों में आंसू साथ साथ शुरू हो गए, जिससे अपना बाप खोया है अपनी आंखों के सामने। ठीक है। वो कहता है कि वहां पे चले गए तो मेरी अम्मी कहने लगी कि आप ऐसे करो कि वो सामने झाड़ियों में जाके छुप जाओ। माँ थी ना। मैंने कहा मैं अम्मी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, तुमने जिंदगी गुजारनी है, तुम वहां छुप जाओ। जाओ। उन्होंने मुझे कसम दी और मैं भाग के झाड़ियां थी उनमें जाके छुप गया। वहां से मैं देख रहा था तो 5-10 मिनट के बाद वहां से आवाज आई सत श्री अकाल, जिसका मतलब क्या था कि मुसलमान सारे शहीद हो गए, मेरे वालिद साहब और जितने भी नौजवान आगे गए थे। तो मेरी अम्मी ने और तमाम खवातीन ने बच्चों को साथ उठा के दरिया में छलांग मारी। तो जो आज मीडिया के ऊपर बैठ के कहते हैं ना जी बुरे हालात हो गए, वो बहुत गया गुजरा हो गया पाकिस्तान, वो भाई नहीं, इस पे ना अल्लाह की खास रहमत है। जब भी ये गिरने पे आता है ना कोई उसको कंधा देने के लिए आ जाता है किसी भी शक्ल में, और ये फिर स्टेबल हो जाता है। अब आप देखें, मुझे बताया कि जब आप छोटे से थे तो स्कूलों की हालत, सड़कों की हालत कैसी थी और आज क्या है? इम्प्रूवमेंट है। एग्जैक्टली। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी पहले कम थी अब ज्यादा है। पहले हॉस्पिटल कम थे अब ज्यादा है। अब ट्रेनें और बस सर्विस कितनी जबरदस्त आ गई, पहले थी नहीं थी। मीडिया आ गया आपके पास, लैपटॉप आप सेक्स में आ गए। जब हम थे तो हम सुनते थे जी कंप्यूटर एसी वाले कमरे में उसको रखना है, बाहर आप निकालेंगे तो खराब हो जाएगा, मेल्ट हो पुरजे ना जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ गर्मी लगे तो मेल्ट होके खराब हो जाता। तो हम घर में नई दुल्हन की तरह अपने कंप्यूटर को संभाल के रखते थे, और कंप्यूटर भी इतने बड़े बड़े और उसको को हाथ ना लगाए, उसके ऊपर कवर पता नहीं क्या क्या चढ़ा हुआ, और फिर उसको लगाते थे। स्कूलों में लैब्स आ गई, अब हर बच्चा जो है वो स्पेशलिस्ट हो गया है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि एक दिन एक फीमेल मेरे स्कूल आई और मुझे कहने लगी सर मैंने ना बच्चों को सेफ यूज ऑफ इंटरनेट बताना है। मैंने कहा बीबी गांव का स्कूल है, यहाँ कौन इंटरनेट इनमें से कौन यूज? कहते नहीं सर कोई बात नहीं, मेरा ड्यूटी है, मुझे स्कूल असाइन हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है चले। वो 8 क्लास में चलेगी। 1 घंटे का उसने लेक्चर दिया और वापस बाहर निकली। तो मैंने कहा जी बेटा कैसे रहा? कहती सर आप कह रहे थे ये गाँव के बच्चे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहती 3 प्रोफेशनल हैकर हैं आपकी 8 क्लास में। अच्छा, आप एक्सेस तो दें। देखें आपने दुश्मन के साथ मुकाबला करना है ना, तो कैसे करेंगे? उससे अच्छा आपके पास औजार होना चाहिए, उससे अच्छा हथियार होना चाहिए, राइट? दुनिया से कंपीट कैसे करोगे? मुझे बताओ, एक बंदा दौड़ में तुमसे आगे निकल गया, तुम उसको कैसे बीट करोगे?
पहले वो वाला फासला करना ही पड़ेगा ना तुम्हें, उसको बीट करने के लिए उड़ के चले जाओगे, उड़ के तो तुम जा नहीं सकते। तो हम जिन चीजों से बच्चों को रोकते हैं, मैं बीइंग टीचर बीइंग पेरेंट बात कर रहा हूं, जिन चीजों से बच्चों को रोकते हैं ना रोको। इनको ना एक बारीक सी लाइन बताओ, बच्चे ये बुराई, ये अच्छाई, ये नेकी, ये बदी, ये सवाब, ये गुनाह, इससे आगे नहीं जाना। मुझे बताएं कि अगर मुझे, आप देखें कहते हैं जी वो इसका जी नुकसान है, टीवी आया था शुरू में? नहीं, शुरू में टीवी आया। अच्छा, बाद की बात कर। हाँ, शुरू में हाँ। वो लोगों ने जनाब हल्ला मचाया, ओहो ये तो खतरनाक, मौलवियों ने और पता नहीं क्या क्या जी, गुनाह हो गया, गुनाह कबीरा हो गया। लोगों ने उसको संभाल लिया। कुछ अरसा गुजरा, फिर वीसीआर आया। ठीक है, वीसीआर से मुझे याद है किराए पे ला के देखते थे। मैं आपको वाकया सुनाता हूं अपनी गली का। उसमें ये था, उन दिनों सुल्तान राई मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बड़े अच्छे वो हमारे लेजेंड हैं, एक्टर थे और बड़े उनके पास रिकॉर्ड हैं। तो हमारे इधर दोस्त थे, बड़े भाई हैं हमारे, तो उन्होंने ना सारे मोहल्ले वाले घर में ना एक एक घर गए, कहने लगे जी सुल्तान राई साहब फौत हो गए हैं, तो उनके साले सवाब के लिए करना है, चंदा दे। अब सारे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा किया गया। अच्छा। चंदा इकट्ठा करने के बाद रात को जाके वीसीआर लेके आए और साले सवाब के लिए सारी रात सुल्तान राई की फिल्में देखते रहे बैठे। कहने लगे जी ये साले सवाब हो रहा है। सुबह हमारे बुजुर्गों का मोहल्ले का वाकया है, हमारे बुजुर्गों को पता चला, वो हमारी, लेकिन उनके उठने से पहले वीसीआर वापस। तो उस वक्त भी वीसीआर पे फिर केबल आ गई, फिर आपका ये मोबाइल आ गया, फिर इंटरनेट आ गया, 3G 4G 5G, अब पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं। आप अपनी नस्ल को साथ लेकर चलो। मैं तो ये कहूंगा, जो आप में से आगे नहीं बढ़ सकता ना, वो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। कहीं इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं यूज पे डिपेंड करता है ना। आप उसमें देखते क्या हो? आप उसमें अजान भी सुन सकते हो, आप उसमें कुरान पढ़ सकते हो, अहादीस हैं, बहुत सारे बच्चों ने तवाफ नजर आ रहा होता है। आप कैसे इससे दूर हो सकते हैं? अगर आप इससे दूर होंगे, दुनिया से कैसे आप मैच करोगे, मुझे बताओ। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को ये चीजें दें, लेकिन उन पे नजर रखें। अब क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वो गाने लगा के। अब जैसे बच्चे बोलते हैं, जैसे कार्टून देख रहा था बच्चा, वैसे बोलने लग जाता है। क्योंकि अकबर बादशाह ने एक दफा उसको ना तजस्सुस हुआ, उसने कहा यार बच्चों की लैंग्वेज कौन सी है जो अल्लाह इनको पैदा करते हैं, इनकी अपनी जुबान भी तो कोई होगी ना। उसने क्या किया, उसने हुक्म दिया कि इस एरिया के जितने बच्चे यहाँ पैदा होना एक दिन में, वो सारे यहाँ पे ला के एक कमरा उनके लिए बड़ा सेट कर दिया गया। और वहाँ पे जो आया रखी वो गूंगी बहरी, उनको संभालने के लिए, और कहा गया इधर कोई इस पोर्शन में नहीं आएगा। अब उनको रखा गया, बच्चों ने को आवाज सुनी ही नहीं। साल जब गुजर गया ना, तो एक दिन अकबर बादशाह को याद आया, उसने कहा मैं देखूं तो सही जाके वो जो बच्चे उधर छोड़े थे उसका क्या बना। वो जब वहां गया ना, तो जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ, तो वो बच्चे जैसे मुर्गी के चूजे नहीं होते, वो सारे भाग के कोने में छुप गए। यानी जाके उसने पूछा क्या हाल है तुम्हारा, वो सारे डर के, उन्होंने सुना ही ये लफ्ज पहली दफा था जिंदगी में, वो सारे मुर्गी के बच्चों की तरह ना एक कोने में छुप के बैठ गए। तो वो चुप कर खड़ा हो गया, खुद भी डर गया। उसके बाद वो आपस में बातें शुरू उन्होंने कर दी, ये लैंग्वेज उनकी जो देखी थी सुनी थी, एक दूसरे को पूरा वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसने कहा इनको फौरन छोड़ कर, इसका मतलब इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है। ये जहां पैदा होते हैं, बलोची का बच्चा बलोची, पठान का पश्तो बोलता है, पंजाबी का पंजाबी बोलन डया, सराइकी का सराइकी बोलेगा, हिंदू का हिंदी बोलेगा, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज। कौन सिखाता है उनको? जो चीज बार बार आपके सामने रिपीट हो गया, आप सीख जाएंगे। एग्जैक्टली। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मैंने भी इसको स्टार्ट किया है, तो मैं आपको ये नसीहत करूंगा कि इसको ना अच्छे कामों के लिए बेटे यूज करें, ताकि तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। जी सर। क्योंकि तबलीग वो वाली अब खत्म मेरे ख्याल में होती है, यार एक दरवाजा नॉक करें, बाहर निकलें। दिस इज द गुड excellent platform for तबलीग, but not in a normal way, कि जैसे आपके ऑडियंस को पता चलेगा अच्छा अब्दुल आप तकरीर करने लगा हो, नहीं चल ऊपर, ऐसे करेंगे उसको फील हो जाए। जैसे मैंने अपने टीचर को समझाया कि
वो लतीफा सुना के भाई पढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चा तुम्हारे आने से खुश भी तो हो, ये है। एग्जैक्टली सर, आपने अभी मतलब बात की कि जब पार्टीशन के वक्त हिंदुओं ने जुल्म किया, तो लेटेस्ट न्यूज़ है तकरीबन 2 दिन पहले की, शायद 1 दिन पहले की, जो जड़ांवाला में वाक़या हुआ है। मुझे बड़ा दुख हुआ उस चीज़ का। हम लोग ये तो चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में मस्जिद बने, हम ये तो चाहते हैं कि क्या नाम है, अमेरिका की जो ऐवान है उसके अंदर अजान दी जाए, हम ये तो चाहते हैं कि इंग्लैंड में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका ना जाए, हम कश्मीर आज़ाद करने की बातें करते हैं। लेकिन जड़ांवाला में जो हमने किया है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उस बंदे ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, उस बंदे ने कुरान पाक को जलाया, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान पाक की बेहुरमती की, और उस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए थी। ठीक है, सज़ाए मौत जो भी है, सख्त से सख्त सज़ा जो मुल्क का कानून दे सकता देनी चाहिए थी। लेकिन हमारे माशाल्लाह इस्लाम के ठेकेदारों ने क्या किया, उसके मोहल्ले में गए, वो जिस मोहल्ले में रहता था तमामी ईसाइयों का मोहल्ला था, उनका गिरजाघर भी था वहाँ पर, वो बंदा उन लोगों को नहीं मिला, उन्होंने वो पूरा मोहल्ला जला दिया। उनका जो होली प्लेस थी, उनका जो इबादत गाह थी, गिरजाघर, उसे गिरा दिया, उसे जला दिया, और उनका जो सिंबल होता है होली सिंबल, उसके ऊपर खड़े हो गए उसे नीचे रख के। तो आप ये चाहते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती ना हो, लेकिन आप दूसरे रिलीजियस की बेहुरमती कर रहे हैं। नहीं, इसमें पहले तो बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुसलमान, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इमेज दुनिया में पहले ही बहुत ख़राब है, और ऐसे लोग और ख़राब कर देते। अच्छा, मज़े की बात इसमें ये होती है कि मुझे बताया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ वाक़यात ऐसे होते रहे हैं, बहुत से हुए हैं। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक यहूदी ने आके मस्जिद में पेशाब कर दिया, जानबूझ के किया। इससे बड़ी बेहुरमती क्या होगी? और सहाबा कराम जो है तलवारें लेके उसको मारने के लिए भागे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका, मना फरमाया, उसको कहा तुम चले जाओ। उसके बाद अपने हाथों से मस्जिद को साफ किया, गुस्ल दिया। तो मुझे बताएं कि हम किसके पैरोकार हैं? उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जो जुल्म के बाद भी कहता था इनकी नस्ल में को अच्छा आ जाएगा। Exactly. तो मैं पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो उसकी तहकीक करें, उसके बाद हमारी अदालतें हैं, हमारी एजेंसियां हैं, हमारे इदारे हैं, आप उस बंदे को पकड़े और उसको हवाले कर दें, और कानून के मुताबिक जो भी उसकी सजा बनती वो उसको भुगते। मुझे बताएं कि काम किया एक बंदे ने, आपने किन के घर जलाए? आज घर बनाना आसान काम है। Exactly. उनके दिलों में पाकिस्तान के बारे में क्या आया होगा? उस कम्युनिटी जो पूरी दुनिया में बैठी वो आपके बारे में क्या सोचेगी? तो मेरा ख्याल है कि हमें इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने पाकिस्तानियों को समझाना चाहिए कि आइंदा अगर कहीं भी हो, यहाँ भूंग में अपने इलाके में हुआ था वो मंदिर वाला हिंदू बच्चा था, उसकी एक स्टोरी हम नेक्स्ट में कभी आपको बताएंगे, हुआ एक्चुअल क्या था वहाँ पे। तो वो भी एक प्री प्लान था सारा। ठीक है जी, तो अब मैंने बाजार जाना है, चले। तेरे सवाल खत्म हुए कि नहीं अभी? जी जरूर। चलिए, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह बहुत मजा आया। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आप जो है ना, आप और मैं आज मुआहदा करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को जो है ना हम एक अच्छे काम के लिए इंशाल्लाह यूज करेंगे, ताकि पाकिस्तान का, इस्लाम का इमेज दुनिया में बेहतर जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।